एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है वो रिवाइज करवा लूंगा मैं आप लोगों को। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने कैथोड रेज, जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, कैथोड रेज जिनको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कल रिवाइज की थी कि कैथोड जो रेज हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और ये जो कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इनका चार्ज और मास कांस्टेंट होता है, चाहे वो हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो, हीलियम से प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हो। जो कैथोड रेज की नेचर है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब कैथोड रेज की जो चार्ज है, मास है, वो गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। जितनी भी गैसेस होंगी उनका चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का सेम होगा, गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का मास भी है और वेलोसिटी भी है। इसका मतलब है कैथोड रेज जो है उनमें मोमेंटम भी है, इनका मास भी होता है, इनके वेलोसिटी भी होती है। कैथोड जो रेज है मैकेनिकल प्रेशर भी लगाते हैं अगर पैडल व्हील वाली कोई चीज इनके रास्ते में रखेंगे। और कैथोड जो रेज हैं ये पेनिट्रेट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं थ्रू स्मॉल थिकनेस ऑफ द मेटर। अगर मेटर की स्मॉल थिकनेस है उसमें से ये पास हो जाते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज जब हिट करते हैं एनोड को, जो कैथोड रेज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो एनोड को जाकर टकराएंगे तो एनोड से एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं। एनोड से रेज जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स रेज। अच्छा, ये कैथोड रेज गैस को आयोनाइज कर देते हैं, गैस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। और याद कर लो जब गैस आयोनाइज होगी तो पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं, उन पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं एनोड रेज। इसका मतलब है जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या क्रॉक्स ट्यूब के अंदर गैस को हम फिल करते हैं लो प्रेशर पे, देखो कैथोड जो क्रॉक्स ट्यूब है या डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर जो हम गैस फिल करते हैं वो लो प्रेशर पे होती है, प्रेशर उसका लो रखा जाता है। प्रेशर लो का मतलब मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उन कम मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना आसान होगा। अच्छा, फिर क्या होता है जब उनमें से कैथोड रेज पास होते हैं उस गैस में से, तो गैस को आयोनाइज कर देते हैं और बनते हैं पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस, उनको हम कहते हैं एनोड रेज। अच्छा, एनोड जो रेज हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन भी हो सकते हैं अगर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, वो हीलियम आयन भी हो सकते हैं अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हीलियम गैस है, वो नियॉन के आयंस भी हो सकते हैं अगर गैस डिस्चार्ज ट्यूब में नियॉन आयन गैस है। उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा। मगर एनोड रेज का, एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा। अगर गैस हल्की है, मास कम है, तो उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ई अपान एम है। ई अपान एम, अपान में क्या आता है, एम आता है, मास कहां पे आता है, नीचे आता है। तो इसका मतलब है चार्ज टू मास रेशियो जो एनोड रेज का होगा उसी गैस का ज्यादा होगा जो हल्के में हल्की गैस होगी। जो हल्के में हल्की गैस होगी उसका चार्ज टू मास रेशियो एनोड रेज का, कैथोड रेज का नहीं, एनोड रेज का क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो भारी गैस होगी, हैवी गैस होगी, उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे सपोज हाइड्रोजन है, हीलियम है और लिथियम है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम का जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज और एनोड रेज को कंपेयर करें तो कैथोड रेज में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एनोड में होते हैं पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो जो कैथोड रेज का होगा वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, एनोड रे से। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि जो चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का है, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं प्रोटॉन से या पॉजिटिव आयन से। तो जितना पार्टिकल हल्का होगा, जितना पार्टिकल लाइट होगा, उतना चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा आएगी। ठीक है। और कैथोड की जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, कैथोड का चार्ज टू मास रेशियो कल आपको मैंने लिखा था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होता है, कूलम पर किलोग्राम। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था, ये सारी बातें कल हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। जेम्स चैडविक ने इसको दरियाफ्त किया था। देखो, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने दरियाफ्त किया था और 1935 के अंदर इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। देखो, जेम्स चैडविक ने इसको दरियाफ्त किया था 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को, और 1935 के अंदर उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, तो ये जो दरियाफ्त है वो आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के तहत हुआ। अच्छा, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। बेटा, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के तहत न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया गया था। तो जेम्स चैडविक ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की। जो जेम्स चैडविक था उसने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की। अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। जो अल्फा रेज हैं, देखो अल्फा जो रेज हैं ये बने होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के। अल्फा रेज किसके बने हुए हैं? अल्फा रेज बने होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के। 2 प्रोटॉन थे और 2, इनको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेज को क्या कहा जाता है? हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन, हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल में भी क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। इनको हम लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल को He24। 2 क्या है? ये इनका एटॉमिक नंबर है। ये इनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? सम होता है। तो जेम्स चैडविक ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम के ऊपर। ये अल्फा रेज हैं, ये बेटा अल्फा रेज हैं। इनकी बम्बार्डमेंट की गई किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। जब अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की गई बेरिलियम के ऊपर, जब देखो अल्फा जो रेज है उनकी बम्बार्डमेंट की गई, किसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई? बेरिलियम के एटम के ऊपर। जो अल्फा जो रेज थे वो पेनिट्रेट करके उसके न्यूक्लियस के अंदर चले गए। बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर चले गए अल्फा रेज, मतलब ये अल्फा रेज इसके अंदर चले गए, इसके अंदर घुस गए और इसके न्यूक्लियस को उन्होंने डैमेज कर दिया। बेरिलियम के न्यूक्लियस को डैमेज करके बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर चले गए। अच्छा, न्यूक्लियस के जाने से क्या हुआ? एलिमेंट भी चेंज हो गया। जो बेरिलियम था वो एलिमेंट भी क्या हो गया? तब्दील हो गया। ये बन गया कार्बन। क्या बन गया? कार्बन बन गया। मतलब बेरिलियम से क्या बन गया? कार्बन। क्यों कार्बन बना? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 यूनिट है और अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट है। 4 और 2 क्या हो जाएंगे? 6 का मतलब कार्बन बन गया। और ये कार्बन रेडियोएक्टिव कार्बन था। इसका न्यूक्लियस डैमेज हो चुका था। इसका जो न्यूक्लियस था वो डैमेज हो गया। किसकी वजह से? अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की वजह से। तो उसमें से न्यूट्रॉन इमिट होने लगे। उसमें से क्या हो रहा? न्यूक्लियस में अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल था न्यूट्रॉन, वो उसमें से क्या हो रहा? इमिट होने लगा। कार्बन बन गया और साथ में बन गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इमिट होने लगे। इसका मतलब है जब जेम्स चैडविक ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम के ऊपर, तो उसने देखा कि कुछ रेज निकल रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। उन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर उनका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है। उन पार्टिकल का मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है। तो जेम्स चैडविक ने कहा ये तो तीसरा पार्टिकल है एटम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले दरियाफ्त हो गया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थी। प्रोटॉन भी दरियाफ्त हो गया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी। तो जेम्स चैडविक ने कहा कि ये तो थर्ड पार्टिकल है, ये तो तीसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर उसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है।
तो जेम्स चैडविक ने इस पार्टिकल का नाम तजवीज किया न्यूट्रॉन, कहता है ये न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बेटा न्यूट्रॉन है। और ये न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के तहत। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का मतलब है जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लोअर होता है वो नेचुरली रेडियोएक्टिव नहीं होते, उनको हम आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बनाते हैं बम्बार्डमेंट करके। बम्बार्डमेंट करके इनके न्यूक्लियस को डैमेज किया तो बन गया कार्बन, और कार्बन के साथ बन गया न्यूट्रॉन। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर को देखें, 4 और 2 क्या हो गया 6, 6 और 0 6 ही होंगे। 9 और 4 क्या हो जाएगा, 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, तो 12 और 1 क्या हो गया 13 हो गया। इसका मतलब है ये न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ। और जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए लाइटर एलिमेंट के ऊपर। लाइटर एलिमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तजुर्बात करके देखा कि सबके अंदर इस तरह सेम प्रोसीजर हो रहा है। जब अल्फारेज की बम्बार्डमेंट की जाती है लाइटर एलिमेंट के ऊपर, तो लाइटर जो एलिमेंट है उनका न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, उसके बाद उसमें से न्यूट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है, वो न्यूट्रल होते हैं, उनका मास एटम के बराबर होता है। अच्छा, तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास slightly greater than proton। इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। इट हैज मोर पेनिट्रेशन पावर, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। इसका पेनिट्रेशन जो पावर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका पेनिट्रेशन पावर होता है। पेनिट्रेट का मतलब पास होने का पावर। अच्छा, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन है डू नॉट आयोनाइज गैस, गैस को आयोनाइज नहीं करते न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है वो गैस को आयोनाइज नहीं करेंगे। और याद कर लो जब न्यूट्रॉन टूटता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का डिके होता है, न्यूट्रॉन टूटता है तो उसके बदले में बीटा नेगेटिव पार्टिकल बनता है। देखो न्यूक्लियस है ना, एटम का न्यूक्लियस, जब उसके अंदर न्यूट्रॉन का डिके होता है, न्यूट्रॉन टूटता है तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल बनता है। क्या बनता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल बन जाता है। देखो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन या डिके प्रोड्यूस बीटा नेगेटिव पार्टिकल या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो देखो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, जब ये डिके होता है टूट जाता है, न्यूट्रॉन क्या कहता है, डिके हो जाता है, टूट जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या बन जाता है, बीटा नेगेटिव बन जाता है। क्या है, किसमें तब्दील होता है, ये बीटा नेगेटिव बनाता है। बीटा नेगेटिव के साथ प्रोटॉन भी बनता है, क्या बन जाता है, प्रोटॉन, और न्यूट्रिनो पार्टिकल बन जाता है।
न्यूट्रिनो। देखो न्यूट्रॉन टूटेगा, न्यूट्रॉन के बदले में क्या बनता है, बीटा नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, बीटा नेगेटिव बनेगा। और क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। और न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता है, न्यूट्रल पार्टिकल बनता है न्यूट्रिनो। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन के टूटने से बीटा नेगेटिव बनता है, बीटा नेगेटिव बनता है न्यूट्रॉन के टूटने से। जब ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो बीटा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, समझाया नहीं, बीटा नेगेटिव पार्टिकल बन जाता है। तो ये न्यूट्रॉन के हवाले से प्रॉपर्टीज थी बेटा, ये न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी थी, ये आपको याद करना है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के तहत, जब उसने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की थी, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। तो उसने देखा कि इससे रेज निकल रहे हैं जिनका पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है, जिनका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है या प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है, न्यूट्रल पार्टिकल है, हैविंग नो एनी चार्ज, चार्ज नहीं होगी। अच्छा, न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड। बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। इलेक्ट्रिक, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। देखो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एनोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बीटा रेज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है। मगर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। 1911। बेटा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की दरियाफ्त हुई थी। अच्छा, तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज, यहां पे भी अल्फा रेज यूज हुए हैं न्यूक्लियस की दरियाफ्त के लिए भी। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज, रदरफोर्ड ने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की। तो याद कर लो, जो अल्फा रेज हैं उनको हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। अल्फा रेज दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के बने हुए हैं। अल्फा रेज का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट होता है, मास क्या होता है, 4 यूनिट होता है। और उसने अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की किसके ऊपर, थिन गोल्ड फाइल के ऊपर, सोने के बारीक वर्क के ऊपर। सोने का बारीक वर्क था, बारीक फिल्म थी सोने की, जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। उसके ऊपर गोल्ड अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की और देखा कि ज्यादातर उसमें से अल्फा रेज पास हो गई। अब देखो ये गोल्ड फाइल है, सोने का बारीक वर्क, बीच में सेंटर में देखो न्यूक्लियस है। गोल्ड फाइल 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी। इसकी जो थिकनेस है, थिक है, वो कितनी है, 0.004 सेंटीमीटर की थिकनेस है। अब ये अल्फा रेज हैं, जिनके ऊपर डबल पाथवे चार्ज होती है, और ये इसने इसमें से पास किए। तो देखा कि ज्यादातर जो अल्फा रेज हैं, ज्यादातर अल्फा रेज इसमें से पास हो गए। ज्यादातर ये अल्फा रेज जो रेज हैं, ये अल्फा रेज हैं, ये क्या हो गए, इसमें से पास हो गए।
मगर कुछ अल्फा रेज स्कैटर्ड हो गए, जो न्यूक्लियस को जाकर टकराए वो अल्फा रेज स्कैटर्ड हुए। ठीक है, और जो न्यूक्लियस को नहीं टकराए वो पास हो गए। मतलब जो अल्फा रेज न्यूक्लियस को जाकर हिट किया उन्होंने, वो स्कैटर्ड हुए, वापस आ गए, मुड़ गए, मुख्तलिफ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और ये अल्फा रेज की स्कैटरिंग हुई है। मतलब ज्यादातर अल्फा रेज पास हो गए, ज्यादातर उसमें अल्फा रेज क्या हो गए, बिल्कुल ही पास हो गए हैं। मगर कुछ अल्फा रेज जो थे स्कैटर्ड हुए। 8000 में एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ, 8000 में एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ। स्कैटर्ड का मतलब है वो सीधा सीधा पास नहीं हो गया, या तो वापस आ गया, या मुड़ गया, या उसने मुख्तलिफ एंगल्स पे मुड़ गया, वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो अल्फा रेज की स्कैटरिंग से उसको इसे ये नतीजा अक्स किया अल्फा रेज की स्कैटरिंग से कि भाई अल्फा रेज स्कैटर्ड क्यों हुई। तो उसने कहा कि एटम के अंदर कोई ठोस पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, एटम के अंदर कोई ठोस और पॉजिटिव चार्ज क्या है, मौजूद है। जो अल्फा रेज जाकर उसी ठोस पॉजिटिव चार्ज को टकराता है वो स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि अल्फा रेज खुद भी पॉजिटिव है और एटम का न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या चार्ज है और अल्फा रेज खुद भी क्या है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब है जो अल्फा रेज स्कैटर्ड हुए हैं, जो अल्फा रेज की स्कैटरिंग हुई है, स्कैटर्ड हुए, दाएं बाएं मुड़ गए, उसका रीजन एटम के अंदर कोई ठोस और पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से अल्फा रेज स्कैटर्ड हुए। मगर उसका साइज बहुत छोटा है, उसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल साइज है उसकी। अगर बड़ा साइज होता तो ज्यादा अल्फा रेज स्कैटर्ड होते, मगर थोड़े अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए। इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है। एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, एटम का जितना भी मास है वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट होता है। न्यूक्लियस का साइज एटम के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते हैं या रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर अल्फा रेज उसमें से पास हो गए, ज्यादातर जो अल्फा रेज थे वो क्या हो गए, पास हो गए। इसका मतलब है एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। वो अल्फा रेज उसी से में आसानी से क्या हो रहे, पास हो गए। और जो अल्फा रेज जाकर न्यूक्लियस को हिट किया उसने, वो स्कैटर्ड हुआ, और जिसने न्यूक्लियस को नहीं हिट किया वो क्या हो गया। मगर अल्फा रेज जो पास होने वाले का रेशियो था वो क्या था, ज्यादा था, और स्कैटर्ड होने वाले का रेशियो क्या था, कम था। जो अल्फा रेज की स्कैटरिंग हुई है वो न्यूक्लियस की वजह से हुई। तो इसका मतलब यहां से न्यूक्लियस की दरियाफ्त हुई कि एटम के अंदर एक डेंसर और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है, और एटम का मास उसी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है। और रदरफोर्ड ने यह भी दावा किया था कि एटम का जो मास है वो अकेले प्रोटॉन के बराबर नहीं है, और भी कोई हैवी पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, वो हैवी पार्टिकल कौन सा था, वो था न्यूट्रॉन, जिसकी दरियाफ्त जेम्स चैडविक ने की थी 1932 के अंदर। तो इसका मतलब है जो रदरफोर्ड की पेशन हुई थी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर और भी कोई न्यूट्रल हैवी पार्टिकल मौजूद है, वो दरियाफ्त हो गया। वो दरियाफ्त किया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया गया था, और उसकी बम्बार्डमेंट की गई थी किसके ऊपर, गोल्ड फाइल के ऊपर, सोने के बारीक वर्क के ऊपर, जिसकी थिकनेस ये है। ठीक है, तो अल्फा जो रेज हैं वो कुछ स्कैटर्ड हो गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की दरियाफ्त हो गई। अब आते हैं रदरफोर्ड की थ्योरी की वीकनेस क्या है, रदरफोर्ड की थ्योरी की कमजोरी क्या थी। देखो, रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया था सोलर सिस्टम के साथ।
जिस तरह सोलर सिस्टम होता है जिसमें जो प्लेनेट्स होते हैं सन के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, जो प्लेनेट्स हैं वो सन के गिर्द क्या करते हैं, तो उसने कहा जिस तरह प्लेनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस गिर्द, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस गिर्द जिस तरह सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लेनेट्स हैं वो सन के गिर्द, मगर इसकी कंपैरिजन सही नहीं थी, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्लेनेट्स हैं, वो लार्जर पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, मैक्रो पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, हल्का पार्टिकल है और चार्ज भी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब उसने ये कंपैरिजन की सोलर सिस्टम के साथ, इसकी जो कंपैरिजन सही नहीं थी, तो उसी वक्त में थी क्लासिकल फिजिक्स, मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा, एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा, न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। देखो मैक्सवेल की थ्योरी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करेगा तो क्लासिकल थ्योरी कहती है, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा न्यूक्लियस गिर्द या किसी के गिर्द घूमेगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। फिर देखो क्लासिकल जो थ्योरी है फिजिक्स की जो मैक्सवेल ने दी थी, वो कहती है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करता है, घूमता है तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। रेडियस ऑर्बिट का क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, आखिर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब एटम के अंदर न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो यहाँ तो एटम की स्टेबिलिटी का सवाल पैदा हो जाएगा, फिर तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है रदरफोर्ड की थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं करती। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब थे मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक कि भाई इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा, फिर तो रदरफोर्ड के पास उसका जवाब